तो कल की रात एक बार फिर से हुआ उसका सत्कार, जिसका जमाना भले ही करने में लगा रहता है तिरस्कार। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं यार। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर इन वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन वर्ल्ड, द ओनली कैप्टन इन वर्ल्ड टू विन 3 डिफरेंट आईसीसी ट्रॉफीज, द खेल रत्न, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द ऑनररी डॉक्टरेट, द लेफ्टिनेंट कर्नल, और कल के दिन बन चुके हैं द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द माही महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कल के दिन एमएस धोनी को शामिल कर लिया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 के इस प्रोग्राम में टोटल 7 क्रिकेटर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया। एक थे एमएस धोनी, दूसरे थे मैथ्यू हेडन, तीसरे थे हाशिम आमला, चौथे थे ग्रेम स्मिथ, पांचवें थे डेनियल विटोरी। उसके अलावा 2 वुमेन्स क्रिकेटर भी थी, सना मीर और सारा टेलर। अब इस हॉल ऑफ फेम के प्रोग्राम में धोनी को छोड़ के सभी मेल क्रिकेटर्स मौजूद थे, लेकिन धोनी भाई तो मस्त रांची की गलियों में बाइक चलाने लगे हुए हैं। वो कुछ ना भी कर रहे हो भाई, रिकॉर्ड्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, रिकॉग्निशन हो गए, उनके पास खुद ही चल के आ जाते हैं। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर कल के दिन आईसीसी के थ्रू एमएस धोनी का एक स्टेटमेंट भी सामने आता है, जहां वो कहते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। ये उन क्रिकेटर्स के योगदान को रिकॉग्नाइज करता है जो अलग अलग जनरेशंस और दुनिया के कोने कोने से आए हैं। ऐसे महान प्लेयर्स के साथ मेरा खुद का नाम जुड़ना एक कमाल का एहसास है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा याद रखूंगा और दिल से चेरिश करूंगा। वैसे क्या आपको पता है कि इंडियन मेल क्रिकेटर्स में आज तक वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं? आज तक भाई इंडियन क्रिकेट के इतिहास में ऐसे 9 ही इंडियन मेल क्रिकेटर्स रहे हैं। पहले हैं सचिन, दूसरे हैं राहुल द्रविड़, तीसरे हैं अनिल कुंबले, चौथे हैं कपिल देव, पांचवें हैं बिशन सिंह बेदी, छठे हैं सुनील गावस्कर, सातवें हैं वीनू मांकड़, आठवें हैं वीरेंद्र सहवाग और 9वें बन चुके हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। उसके अलावा 2 वुमेन्स इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं, उनका नाम है नीतू डेविड और डियाना एडलजी। खैर, अब इस बड़ी सी खुशखबरी से आगे बढ़े तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक दिल तोड़ने वाली दुख खबरी भी है। भाई कल के दिन एक बहुत ही बड़ा एटम बॉम्ब गिरता है, जब एक खबर चारों तरफ कुछ ज्यादा ही फैलने लगती है कि बीसीसीआई जो है वो रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टेंसी से सैक करने को देख रहा है। इसके साथ में एक और रिपोर्ट सामने आती है जहां इस बात का दावा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब रोहित शर्मा अपनी कैप्टेंसी में जीते थे तो बीसीसीआई ये सोच के चल रहा था कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद 100% कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। ऐसे में रोहित शर्मा ने क्लियरली बोल दिया कि भैया मैं तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहूंगा ही रहूंगा। लेकिन बीसीसीआई का जो प्लान था वो कुछ और ही था। बीसीसीआई चाह रहा था कि रोहित शर्मा चाहे चैंपियंस ट्रॉफी जीते या ना जीते अपनी कैप्टेंसी में, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये इंडिया के कैप्टन तो नहीं रहेंगे। खासकर हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, तो बीसीसीआई का सोचना है कि अब रोहित शर्मा ज्यादा क्रिकेट में एक्टिव रहेंगे नहीं, टी20 खेलते नहीं हैं, टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में सिर्फ ओडीआई का हिस्सा हैं। तो क्या कोई ऐसा प्लेयर कैप्टन नहीं बनना चाहिए जो रोहित शर्मा के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव रहे, जो ज्यादा पूरे साल क्रिकेट खेलता रहे? और 2 पल के लिए बीसीसीआई ऐसा इसलिए भी सोच सकता है कि अब रोहित शर्मा जब इतना ज्यादा क्रिकेट में एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो जब ओडीआई में वापसी करते भी हैं, मान लो उनके मैचेस उतने अच्छे नहीं जाते हैं, कुछ 8-10 मैचेस बाद ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ओडीआई में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत करीब होगा। उस वक्त पे किसी और बंदे को कप्तानी दी जाए, ये भी थोड़ा सा भैया दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ऐसे में अगर आने वाले वक्त में किसी और को ही कैप्टन बनाना है तो क्यों ना शुरुआत से ही नया कैप्टन यहां पे ढूंढा जाए। तो भाई बहुत चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर रोहित शर्मा या फिर खासकर बीसीसीआई की तरफ से हो सकती है, और वो अनाउंसमेंट ये होगी कि अब रोहित शर्मा ओडीआई में भी कैप्टनसी करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। एज प्लेयर वो कंटिन्यू करेंगे, अगर उनका दिल करेगा क्या पता कैप्टेंसी से हटाए जाने पे रोहित शर्मा ये भी कह दें कि अब भैया मेरे को ओडीआई क्रिकेट खेलने में भी कोई रस नहीं है, मैं ओडीआई भी छोड़ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन से जो खबर सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा यहां पर सीरियसली कंसीडर करा जा रहा है ओडीआई कैप्टेंसी के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अय्यर को ही नया ओडीआई कैप्टन बनाने के बारे में बीसीसीआई सोच रहा है? रोहित शर्मा को हटा के ये जो पद है ये कहीं श्रेयस अय्यर को तो नहीं दिया जाने वाला है? आप लोग को क्या लगता है? आप होते तो क्या आप चाहते कि रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया जाए, किसी नए बंदे को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का नया कप्तान बनाया जाए ओडीआई फॉर्मेट के अंदर? आपका इस पे जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे भाई कल के दिन श्रेयस अय्यर की तरफ से टी20 मुंबई लीग के दौरान कैप्टेंसी के ऊपर एक स्टेटमेंट सामने आता है, जिसके बाद से लोग और इस बात पे भरोसा कर रहे हैं कि अय्यर ने भी इंडिया की कैप्टेंसी संभालने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपने स्टेटमेंट में श्रेयस अय्यर कहते हैं कि कैप्टेंसी से काफी मैच्योरिटी और
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपसे हमेशा ये उम्मीद होती है कि आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें और टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जब भी टीम किसी मुश्किल या चैलेंज का सामना करती है सबसे पहले कैप्टन के पास ही आती है। मुझे लगता है मैंने काफी एक्सपीरियंस ले लिया है, क्योंकि मैं 22 साल की उम्र से कैप्टनसी कर रहा हूं। मैंने हर मोमेंट का मजा लिया है और उसे दिल से एक्सेप्ट भी किया है। मुझे ये पसंद है कि मैं फील्ड पे आके टीम को लीड करूं। तो भैया अय्यर ने तो यहां पर क्लियरली ऐलान कर दिया है कि मैं तो तैयार हूं पूरे तरीके से कैप्टनसी संभालने के लिए। अगर बीसीसीआई वाले रोहित शर्मा को हटा के मुझको ओडीआई का नया कप्तान बनाने को देख रहे हैं तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर यहां पर आपके पास ऑप्शन हो, मान लो कि किसी भी वजह से रोहित शर्मा कल को ओडीआई कैप्टनसी छोड़ते हैं, तो क्या ओडीआई में अगले कप्तान अय्यर होने चाहिए या फिर यहां पर कोई उनसे भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक तो जरूर रखते होंगे कि नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा का एक शो आता है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। जब टीवी पे आता था द कपिल शर्मा शो के नाम से आता था, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जब आता है तो इसका नाम द ग्रेट इंडियन कपिल शो होता है। फॉर्मेट जो है सिमिलर रहता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, इवन क्रिकेटर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो तीसरा सीजन आने वाला है, जिसका कल के दिन ट्रेलर भी आया था, कहीं मैं उसका प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है भाई। कल के दिन असल में एक फोटो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जो कि इस द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से ही सामने आई है, जिसमें हमको गौतम गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं, युजवेंद्र चहल दिखाई पड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं और ऋषभ पंत दिखाई पड़ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। और भाई मैं बता दूं कि कल के दिन इनके तीसरे सीजन का जो ट्रेलर भी सामने आया है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जज की कुर्सी पे अर्चना पूरन सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार दिखने वाले हैं। और भाई मैं बता दूं कि कल के दिन इनके तीसरे सीजन का जो ट्रेलर भी सामने आया है, उसमें जज की कुर्सी पे अर्चना पूरन सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी दिख रहे हैं। यानी शो देखने में तो मजा आएगा ही आएगा, लेकिन भाई जिस एपिसोड में गंभीर, चहल, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत वगैरह देखने को मिलेंगे, उसमें तो 100% मजा आएगा। क्योंकि भाई इससे बड़े चैलेंज का सामना तो आज तक कपिल शर्मा की टीम को करना ही नहीं पड़ा होगा कि उनको गौतम गंभीर जैसे इंसान को लगभग 1-1.5 घंटे के लिए हंसाना है। अब गंभीर भाई हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, ये तो जब एपिसोड आएगा तभी पता चलेगा। बाकी यार जैसा कि तुमको पता ही होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए टीम जो है, जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो कि इंडिया की मेन टीम का हिस्सा है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में दिखेंगे। तो भाई 2 प्रैक्टिस मैच यहां पे रखे गए थे इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस के बीच। पहले टेस्ट मैच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन भाई दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल ने तो कसम से बवाल ही मचा दिया। भाई 116 रन मारे थे पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में भी 51 रनों का योगदान दिया। और अगर दोनों टेस्ट मैचेस की बात करें तो जिस बंदे ने, जिस छुपे रुस्तम ने सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है वो है ध्रुव जुरैल। लोग यहां पर ऋषभ पंत को लेकर खुश हैं कि चलो ऋषभ पंत जो है वो तो टेस्ट क्रिकेट में कमाल की पारियां खेलते ही खेलते हैं, इंग्लैंड पे वो वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स होंगे जो काफी भारी पड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई ऋषभ पंत अगर थोड़े से ढीले पड़ जाएं, इतने ज्यादा ढीले पड़ जाएं कि ऋषभ पंत की जगह किसी दूसरे विकेट कीपर के बारे में सोचना पड़े, तो भाई यहां पर इनको ध्रुव जुरैल के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भाई ये जो 2 टेस्ट मैचेस खेले गए, जो 4 इनिंग्स खेली गई, पहली इनिंग में जुरैल ने 94 मारे, दूसरी इनिंग में 53 नॉट आउट मारे, तीसरी इनिंग में 52 मारे और चौथी इनिंग में 28 मारे। और अगर हम स्पेसिफिकली यहां पर बात करें इस दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट मैच की, तो थोड़ा सा मैं तुमको यहां पर स्कोर कार्ड बता देता हूं। कल के दिन ये मैच खत्म हो गया, जो फाइनल दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट मैच था वो खत्म हो गया है। पहली इनिंग में इस टेस्ट मैच में जायसवाल फिर से फ्लॉप रहे थे, पहले टेस्ट मैच में भी पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन जायसवाल तो भाई मेन टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे और मुझे लगता है कि वहां वो चल भी जाएंगे। क्योंकि जायसवाल के साथ मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी बाहर इंडिया कोई भी सीरीज खेलने जाती है, उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच होता है वहां जायसवाल पूरे तरीके से फ्लॉप रहते हैं, लेकिन मेन टेस्ट मैच के अंदर यही चलते हैं। तो फिलहाल अगर दूसरे इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच की बात करें तो जायसवाल ने यहां 17 रन मारे, केएल राहुल ने पहली इनिंग में 116 रन मारे, अभिमन्यु ईश्वरन जो कि इस टीम के कैप्टन थे वो मात्र 11 रन पे आउट हो गए, करुण नायर ने 40 रनों का योगदान दिया, ध्रुव जुरैल ने 52 का, नीतीश कुमार रेड्डी ने 34 का, शार्दुल ठाकुर ने 19 का, तनुष कोटियान ने 15 का, अंशुल कंबोज ने 2 रन का, तुषार देशपांडे ने 11 रनों का और खलील अहमद ने 7 रनों का। वहीं इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में खलील अहमद चमके थे, पहली इनिंग में 4 विकेट लिए थे, अंशुल कंबोज ने 2 लिए, तुषार देशपांडे ने 2 लिए, शार्दुल ठाकुर ने 0 विकेट लिए, तनुष कोटियान ने 1, नीतीश कुमार रेड्डी ने 1। दूसरी इनिंग में इंडिया की बैटिंग की बात करें तो यहां फिर से जायसवाल एक बार फ्लॉप रहे, मात्र 5 रन बना पाए। केएल राहुल की तरफ से फिर से यहां पर एक अशरफ देखने को मिला, 51 रनों का योगदान दिया। अभिमन्यु ईश्वरन चमके इस इनिंग में
80 रनों का योगदान दिया। करुण नायर 15 पे निकल लिए, ध्रुव जुरेल 28 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 42 रन, शार्दुल ठाकुर 34 रन, तनुष कोटियान 90 रन, अंशुल कंबोज 51 रन। मैं बता दूं तनुष कोटियान 90 पे नॉट आउट रहे और अंशुल कंबोज भी 51 पे नॉट आउट रहे। वहीं दूसरी इनिंग में इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो ज्यादा वक्त बचा नहीं था। 3 विकेट यहां पे इंडिया की बॉलिंग जो थी वो इंग्लैंड लायंस के ले पाई। खलील अहमद ने 0 लिए, तुषार देशपांडे ने 1, अंशुल कंबोज ने 2 और तनुष कोटियान ने 0 विकेट। तो मेरे लिए तो यहां पर इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, पहले तो केएल राहुल जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में जैसा मैंने कहा पहली इनिंग में शतक मारा 116 रन, दूसरी इनिंग में 51 रन। और भाई सबसे बड़ा पॉजिटिव यहां पर है ध्रुव जुरेल जिन्होंने चारों इनिंग में एक डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। 4 इनिंग में से 3 में उन्होंने अर्धशतक जड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जुरेल अपने इस फॉर्म को जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी वहां भी जारी रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो यहां तो पेल दिए लेकिन वहां जाके फेल हो गए। बाकी यार अब अगर बात करें आज की लास्ट अपडेट की तो भाई ये जो बड़ी टेस्ट सीरीज हमको देखने को मिलने वाली है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इस सीरीज को लेकर कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से पहला पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें एक तरफ हमको बेन स्टोक्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमको इंडिया के कैप्टन नहीं बल्कि इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि इस टीम का हिस्सा हैं रविंद्र जडेजा देखने को मिल रहे हैं। और भाई इस पोस्टर में आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों के स्टैट्स को कंपेयर किया गया है। बात करें जडेजा की तो 80 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वहीं स्टोक्स ने 111 खेले हैं। जडेजा के रन हैं 3370, वहीं स्टोक्स के रन हैं 6728। बैटिंग एवरेज जडेजा की है टेस्ट में 34.7 की, बेन स्टोक्स की है 35.4 की। कोई बहुत अंतर नहीं है, एक एवरेज का भी अंतर नहीं है, मात्र 0.8 की एवरेज का अंतर है जडेजा की बैटिंग एवरेज और स्टोक्स की बैटिंग एवरेज में। लेकिन अगर बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो जडेजा के विकेट्स हैं 323, स्टोक्स के हैं 213। जडेजा की बॉलिंग एवरेज मात्र 24 की है लेकिन स्टोक्स की 32 की है। तो भाई देखो भले ही लोग कहते हैं कि बेन स्टोक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, लेकिन भाई जब बात टेस्ट की आती है ना तो जडेजा के सामने बेन स्टोक्स दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। क्योंकि बैटिंग के मामले में जडेजा तो स्टोक्स के लगभग बराबर हैं लेकिन बॉलिंग के मामले में स्टोक्स जडेजा की पैरों की धूल भी नहीं है। और भाई ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि अगर सच में इंडिया इस इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड में जाके कुछ चमत्कार करने को देख रही है तो भाई देखो हाँ ठीक है कि बुमराह को तो चलो बढ़िया करना ही करना होगा, बुमराह भरोसे यहां पर इंडिया काफी रहने वाली है। लेकिन बुमराह को लेकर यह अपडेट भी सामने आई है कि 5 में से वो 3 ही टेस्ट मैचेस में एक्टिवली खेल पाएंगे। 2 टेस्ट मैच में हमको बुमराह नहीं देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात मेरी लिख के रख लो कि अगर इंडिया को इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में कुछ चमत्कार करना है ना तो जडेजा को बैटिंग बॉलिंग दोनों ही विभागों में हर इनिंग में कमाल करना ही होगा। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज में इंडिया जितना भरोसे बुमराह के नहीं है ना उससे ज़्यादा भरोसे जडेजा के रहने वाली है, उससे ज़्यादा यहाँ पर ये डिपेंडेंट जडेजा के ऊपर होगी। अब जडेजा इस डिपेंडेंसी को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे, ये तो जब टेस्ट सीरीज होगी तभी पता चलेगा। आप लोग के हिसाब से कौन होगा इस इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंडिया का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।